को हम देख रहे हैं फर्स्ट पेज का कि 2025 में हम क्या करने वाले हैं, कितना पैसा बनाने वाले हैं, कितनी बड़ी टीम बिल्ड करने वाले हैं और क्या क्या जो हमारे सपने वो पूरा कर पाए हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई है, जिसको हमको दिसंबर तक पूरा एनी हाउ कंप्लीट करना है। तो कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो लास्ट बॉल में लोग 4 रन की जरूरत है या 6 रन की जरूरत है तो लास्ट बॉल भी मैच विन होता है। तो ठीक इसी तरीके से कभी भी अगर आप गोल बनाए हैं तो हो सकता है आपका गोल थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन 100% आप उसको अचीव कर लेंगे अगर आपने गोल बनाया है तो ठीक उसी तरीके से अभी दिसंबर समाप्त होने में हमारे पास पूरा का पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरी तरीके से 4 महीने का समय हमारे हाथों में है। अब उसको हमको पकड़ के रखना है या फिर जाने देना है, वो भी हमारे हाथ में, क्योंकि हम काम करें या ना करें समय तो निकलेगा दोस्तों। तो बेहतर है कि हम उस समय का पूरी तरीके से यूटिलाइज करें और पूरे बिलीव के साथ और पूरे जोश जुनून के साथ हम बिल्ड करके अपने ड्रीम को पूरा करें। और वो दोस्तों पूरा होगा जब आप लक्ष्य को सामने में रख के आप काम करेंगे। और लक्ष्य कैसा बनाना चाहिए, लक्ष्य अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम पहले कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए जब हम गोल की बात कर रहे हैं तो लक्ष्य एक किताब है जिसको आप जरूर परचेस करें, और जो लोग परचेस कर चुके हैं वो लोग रीड भी कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीद से पहले पाए हर मन चाही चीज। ब्रायन ट्रेसी जी इसके लेखक हैं और बहुत ही शानदार किताब है लक्ष्य को लेकर के। और दोस्तों ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे कि ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब को अगर लिखा है, इस बुक को अगर लिखा है, तो इन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल देने के बाद पूरा लक्ष्य का जो निचोड़ है या अपने पूरे लाइफ का निचोड़ है वो उसमें रख दिया है दोस्तों। और वो बुक को हम चाहे तो 1 हफ्ते में, चाहे तो 1 दिन में, चाहे तो 1 महीने में पूरी तरीके से रीड करके अपने लाइफ में बहुत बड़ा यूटर्न ला सकते हैं। और दोस्तों मैंने तो लाया है, और जितने भी लोगों ने या जितने भी लीडर्स ने इस बुक को रीड किया है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग भी आज बड़ा पैसा बना रहे हैं या जो बड़े लेवल पे पहुंच चुके रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बुक रीडिंग जरूर करते हैं। तो बुक रीडिंग की हैबिट जरूर लाएं अपने अंदर और इस बुक को जरूर पढ़ें दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ड्रीम है वो आपका ड्रीम समय से पहले पूरा हो, तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए। और मैंने पढ़ा और पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ, सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी से वो चीजें जरूर मिलता है, जिसको हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। और वो पूरा कैसे होता है, उसमें आपको 3 चीजें हैं जो आपको पूरी तरीके से सफलता की शिखर की ओर लेके जाएगी। What to do, only 3 things give you 100% सक्सेस। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है 90% एक्साइटमेंट। 90% आपको दोस्तों एक्साइटेड रहना है, पूरे जोश जुनून के साथ किसी से भी मिलो तो लगना चाहिए भाई इसके अंदर जोश जुनून तो भर भर के भरा हुआ है। और 8% टेक्निक या टीचिबिलिटी, हमेशा सीखने और सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना। और 2% फाइन ट्यूनिंग। इन तीनों चीजों को मिला दें 90%, 8% और 2% तो टोटल 100% होता है। तो 100% हमको एक्साइटेड रहना है, लेकिन अगर उसको हम टुकड़ों में बांटे तो 90% उसमें एक्साइटेड रहना है और उसी में 8% टेक्निक हमारे पास होना चाहिए और 2% फाइन ट्यूनिंग, किससे, आपके जो अपलाइन है उनसे और आपके जो टीम मेंबर्स है उनसे। तो हो सकता है आपके टीम मेंबर्स आपसे बात ना कर रहे हो, किसी और प्रोजेक्ट में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो आपके साथ है आप उनसे कनेक्टिविटी में रह के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है आप अपने टीम से, आप अपने आईडी के नीचे टीम से बात हो या ना हो, लेकिन आपको अपने अपलाइन से जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन मतलब ट्रांसफार्मर, वहां से आपको ऊर्जा मिलेगा जो आप नीचे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। और जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट रहता है वही आगे बढ़ पाता है। जिसको बार बार मोटिवेट करना पड़े, सर मेरे को मोटिवेट कीजिए ना, सर मेरे को कॉल करके थोड़ा बताइए, थोड़ा सर आप मेरे कॉल करते हैं ना तो मेरे को अच्छा लगता है सर, मैं काम कर पाता हूँ, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अचीवमेंट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसको मोटिवेट करना पड़ रहा है। और जिसके पास ड्रीम है दोस्तों उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो खुद करता है। तो यहाँ पे भी हमको सोचने वाली बात है कि क्या बार बार हमको मोटिवेट करना पड़ रहा है या खुद से हम मोटिवेट है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि जो लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग में आ रहे हैं उनको किसी का कॉल आया चाहे मत है, वो कंटिन्यू सेशन में आते हैं, सेशन चाहे किसी का भी हो। तो ये हो गया 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक, जिसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। साथ ही साथ ये जो 8 स्टेप हम जो देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, हमेशा सीखने के लिए इसको पहले हमको
सीखना है, और हमारे जो नए बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं या जो आज के सेशन में नए बिजनेस पार्टनर हैं, उन सभी को लगातार इसको फॉलो भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वो है हमारा ड्रीम, और आज का टॉपिक भी है हमारा ड्रीम का। तो जैसे आप लोग हमेशा देख रहे हैं, जो लगातार हमारा सेशन होता है मंडे से सैटरडे, तो हर दिन अलग अलग सेशन हम सभी को देखने, सुनने, समझने और सीखने को मिलता है। तो ड्रीम सबसे पहला पार्ट होता है। बिना ड्रीम के कोई सभी काम आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और ड्रीम पूरा होता है लिस्ट से। आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद हम इन्विटेशन करते हैं। आज रात में जैसे हमारा 9 बजे वेबिनार है, जो कंटिन्यू वेबिनार हो रहा है, तो इसमें हमको जितने लोग हम लोग यहाँ पे अभी हैं, उन सभी लोगों को नाइट में भी 9 बजे हम सभी लोग को अटेंडेंस जरूर देना चाहिए, मतलब वहां पे होना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति भी अगर प्रेजेंटेशन देखने आए तो पूरी तरीके से उसको पिक्चर क्लियर हो कि यहाँ पे सारे लोग हैं। इन्विटेशन के बाद सौदा प्लान हमारा 9 बजे हो गया, और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो संडे या महीने में एक बार लाइव वेबिनार हम रात में तो करते ही हैं, महीने में एक बार हम लोग फिजिकल सेमिनार कर सकते हैं। अब जितने भी लोग प्लान देखते हैं उसके बाद उनका फॉलो अप करना रहता है। फॉलो अप मतलब सामने वाले के दिमाग में पूरा प्रोजेक्ट देखने, सुनने, समझने के बाद फिर भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं, जिनको हम पर्सनली उनसे मिल करके या तो फोन में कॉल करके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी क्रम को हम फॉलो अप करते हैं। कुछ लोग एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट समझ जाते हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके उनको समझाने का जो प्रोसेस होता है उसी क्रम को फॉलो अप कहा जाता है। फिर 100% यूजर आपको सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन हो या कॉइन बाय करना हो, सेल करना हो, सारा चीजें हमको आना चाहिए, वो आ जाता है 100% यूजर। बी ए टीम प्लेयर। अब आपके साथ जो टीम आती है उसको टीम को साथ में लेके चलना कैसे है, और साथ ही साथ लास्ट में टेक बुक ऑफ फंक्शन, जैसे जो भी फंक्शन हो रहा है उसको अटेंड करना, बुक्स हमेशा रीड करना, वीडियो हमेशा रीड करना, और हमेशा अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना, जिससे हमको सारी जानकारी मिलते रहे। जैसे कि अभी सिंगापुर में टोकन 2049 1 और 2 अक्टूबर को होने वाला है, तो जिनके पास बड़ा ड्रीम है वो वहां पे जा सकते हैं, और जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग शायद 7 या 8 अक्टूबर ऐसे कुछ फेसबुक में विज्ञापन आ रहा था, वहां पे भी वो जा सकते हैं। तो ये अपना अपना आउटलुक है। पिछले साल हम लोग गए हुए थे सिंगापुर, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है टोकन 2049। तो इस बार फिर से होने वाला है 1 और 2 अक्टूबर को सिंगापुर में टोकन 2049, जहाँ पे एक एक दिन में 1-1 करोड़ कमाने वाले लोग दोस्तों वहां पे आए हुए रहते हैं, और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के महारथियों से। तो आगे चलते हैं, हम लोग कौन है दोस्तों? वी आर ड्रीमर्स। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ड्रीम है और अपने सारे ड्रीम को पूरा करते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट में खड़ा हुआ है दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जो अपने ड्रीम को शेयर करता है दूसरे लोगों से। जब तक आप अपने ड्रीम को सबसे पहले आप अपना ड्रीम जो बना रहे हो ना, आपके अपने मम्मी पापा से शेयर कीजिए, अपने भाई बहन से शेयर कीजिए, ठीक, अपने फैमिली मेंबर से शेयर कीजिए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये लेने वाला हूँ। उसके बाद आपके अपलाइन और आपके टीम मेंबर्स कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये लेने वाला हूँ। आप जरूर बताइए, अपने ड्रीम को शेयर कीजिए। जैसे हम लोग जब हम सब लोग मिस्टर इंडियंस मिलते हैं तो याद कीजिए, एक दूसरे को हम लोग हाथ मिला करके बधाई देते हैं, या फिर अपन कर सकते हैं ऐसा हम लोग एक्टिविटी करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब भी आपको मौका मिले ड्रीम शेयर करने का, तो फोन में भी अगर किसी से बात करो तो उनको बताइए कि आप क्या करने वाले हो। ड्रीम को हमेशा शेयर कीजिए, तब आपका ड्रीम आप देखेंगे समय से पहले आप उसको प्राप्त कर लेंगे। और कुछ लोग डर में ना शेयर नहीं करते, अरे भाई मैं बोल तो दिया हूँ कि मैं कार लेने वाला हूँ, नहीं ले पाए तो, मैं बोल तो दिया हूँ कि मैं सिंगापुर जाऊंगा, नहीं जा पाया तो, मैं बोल तो दिया हूँ कि महीने का मैं 10 लाख कमाऊंगा, लेकिन नहीं कमा पाया तो भाई बोलने से होगा कि नहीं होगा ये तो अलग मैटर है, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो वैसे भी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन बोल के देखेंगे तो पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो आप देख सकते हो ना। तो अभी तक जो नहीं करते थे ऐसा, वो आज से ही करना स्टार्ट कीजिए। और आप देखिए, ज्यादा बड़ा चीज नहीं बोलता, एक छोटा सा चीज कोई सा भी ड्रीम बना के आप उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे एक डेट डालिएगा, उससे पहले आपको मिलेगा। तो ड्रीम देखना है, और ड्रीम उसी का पूरा होता है जो फ्रंट में होता है और अपने ड्रीम को लोगों से शेयर करता है। छुपा के नहीं रखना है, शेयर करना है।
अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला उस प्रोजेक्ट के प्रति बिलीव होना चाहिए पूरी तरीके से 100% कि हाँ मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वो सही है। विजन हमेशा, विजन आपको दूर दृष्टि का रखना है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये नहीं कि वर्तमान में आज तो यहाँ पैसा मिल रहा है आप ले लेते हैं, फिर देखेंगे कल क्या हो रहा है। तो एक विजन के साथ आपको एक बड़ी सोच के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपने साथ जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट करके रखना है। तो दूसरे की गारंटी वारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन खुद की ले सकते हैं। खुद को मोटिवेट तो हम रख सकते हैं ना, इतना तो हम सभी रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिलीव, विजन और मोटिवेशन। जहां पे आपका विजन डगमगाएगा तो वहां पे मोटिवेशन नहीं आएगा, और जहां पे बिलीव डगमगाया तो वहां पे विजन और मोटिवेशन दोनों नहीं आएगा। तो तीनों जो चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, आप प्रोजेक्ट, कंपनी, सीनियर, ये सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है अपने ऊपर भरोसा करना। साथ ही साथ जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो जो लोगों से पूछा जाता है, नए एसोसिएट से, कि कोई सा भी अगर हम ड्रीम बनाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे एक चित्र भी दिख रहा है, वाई एंड हाउ। वाई एंड हाउ, वाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। तो किसी भी काम को जब हम करेंगे, या मान लीजिए आप जिस भी सिटी में हो वहां से आपको जाना है, मान लीजिए दुबई, उदाहरण के लिए दुबई जाना है, या फिर सिंगापुर जाना है, जो भी XYZ। तो हम एग्जांपल लेते हैं दुबई का। तो मान लीजिए हम सब लोग अभी 487 लोग अभी यहाँ पे हैं, तो हम सब लोगों को ये मौका मिले दुबई जाने का, तो कितने लोग दुबई जाना चाहेंगे? तो सभी के सभी लोग हैंड रेस करेंगे कि हाँ सबको जाना है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, वहां जाके करेंगे क्या? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको दुबई जाना है तो वहां पे दो क्वेश्चन आएगा, क्यों जाना है पहला, और दूसरा कैसे जाना है। क्यों जाना है और दूसरा कैसे जाना है, तो लोगों का जो जवाब आता है कैसे जाना है और क्यों जाना है दोनों में आता है। तो यहाँ उसका उत्तर यहाँ सामने में ही दिया हुआ है। देखिए 90% लोगों का कहना है वाई। वाई मतलब क्यों, मतलब मैं दुबई क्यों जाऊं, पहले पिक्चर क्लियर होना चाहिए। कैसे तो कैसे भी हो सकता है, आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, छोटे छोटे जगह का भी अगर आप सोचे तो कैसे, मतलब कैसे भी करके आदमी चले जाएगा। लेकिन जहाँ क्यों होगा करेगा क्या, तो रीजन मतलब वाई क्लियर होना चाहिए। किसी भी काम को जब आप करें तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे उस काम को क्यों करना है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा ड्रीम है क्यों बनाना है, ये क्लियर होना चाहिए। भाई बनाएंगे इसलिए क्योंकि ये आपका ड्रीम है, आपको पूरा करना है। और अगर आप कुछ सोचेंगे नहीं तो वो हमको मिलेगा ही नहीं। मान लो जिसके पास कार नहीं है तो वो सोच ही नहीं रहा है कि मुझे कार चाहिए, तो उसके पास आएगा भी नहीं। लेकिन जिसके पास कार नहीं है वो सोचेगा कि मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, तो कैसे भी करके उसको कार मिलेगा और उसके लिए काम होगा। किसी के पास मान लीजिए पुराना मोबाइल है, वो मोबाइल चेंज करना चाहता है, लेकिन जब तक वो सोचेगा नहीं कि मुझे उस चीज को पाना है, मुझे मोबाइल लेना है, तो होगा ही नहीं। तो सब चीज डिपेंड करता है हमारी सोच पे, तो हमेशा हमारी सोच को बड़ा रखना है। और अब हम बात करते हैं ड्रीम की, तो ड्रीम कैसा होना चाहिए। तो जैसा आप लोग, हम लोग सब लोग ये पिक्चर को देख रहे हैं, तो ड्रीम होना चाहिए स्मार्ट, SMART। इसका अलग अलग आंसर है। जैसे कि सबसे पहले S का मतलब है स्मार्ट, हमारा जो ड्रीम होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। S का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब निश्चित होना चाहिए। और M का मतलब मेजरेबल, मतलब मापने योग्य। और A मतलब अचीवेबल, मतलब कि प्राप्त करने योग्य। और R मतलब कि रियलिस्टिक, मतलब वास्तविक होना चाहिए। और T मतलब कि टाइम बॉन्ड, मतलब कि समय सीमा से बंधा हुआ होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट ड्रीम। इसलिए बोला जाता है जब भी आप बनाए ड्रीम, तो जैसे हमेशा बोलते हैं ना प्रमोद साहू सर की, ड्रीम जब आप बनाओ तो आपका जो ड्रीम है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट के साथ साथ इन जो स्मार्ट ड्रीम है उसको आपको 3 भागों में तोड़ना भी है, या 3 भागों में आपको बांटना है, ये बोल सकते हैं आप। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म, जो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम, और दूसरा है मिडिल टर्म ड्रीम, और तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो हमेशा दोस्तों हमको अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम के लिए काम करना है। जैसे कि सबसे जो छोटा ड्रीम आपने बनाया, मान लीजिए मोबाइल का,
एक मान लीजिए सैमसंग या आईफोन, जो भी XYZ, जो भी आपको मोबाइल पसंद है, थोड़ा सा कॉस्टली हो, थोड़ा सा अच्छा लगे आपको हाथ में पकड़ के बात करने में, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, लोग आपको देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम आपने बनाया, उसको हमको अपने लिस्ट में काम करना है, अपने लिस्ट में काम करके पूरा करना है। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको मदद करेंगे हमारे अपलाइन, जिनके माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट में आए हैं। जब हम अपना छोटा ड्रीम पूरा करते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करते हैं, तो मिडिल टर्म ड्रीम जैसा कि हमने पूरा किया, ठीक उसी तरीके से आपको अपने टीम का लिस्ट बनवा के उनके साथ काम करके उसको पूरा करवाना रहता है। और तीसरा जो लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, ये ड्रीम आपका या हमारा कब पूरा होगा दोस्तों पता नहीं चलेगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म में आप एग्जांपल के लिए कार रख सकते हो, शॉर्ट टर्म में आपने मोबाइल रखा, और मिडिल टर्म में आपने बाइक का रखा, और लॉन्ग टर्म में आपने रखा कार का। फिर से उसी को 3 भागों में फिर से अगर डिवाइड करना है, तो शॉर्ट टर्म में फिर से आपने बनाया, आपने एक एप्पल का लैपटॉप का बनाया। उसके बाद जो आपने कार खरीदा था पहले 10 लाख का, उस कार को आपने चेंज कर लिया 30 से 40 लाख का प्रीमियम लग्जरी कार लेने का। उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम में आप डाल सकते हो शानदार अपना बंगले का। फिर से आप अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हो कि इस बार मुझे मान लीजिए सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, कि हर महीने जाना है। मतलब एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आइडिया लेने के लिए, जहां पे भी सीखने का मौका मिले वहां जरूर जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ड्रीम। अब जब ड्रीम की बात ये आ रही है और मुझे पूरा करना है, तो मुझे भी शेयर करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रही है। तो दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं। तो अभी एक जो ड्रीम है, जो लगातार जनवरी 2025 से मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि दुबई में एक फ्लैट रखना है, खरीदना है, जहाँ पे जब भी जाए तो हम वहां पे रुक सके। क्योंकि भारत में पैसा कमाने के बाद हम भारत में रुक नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी लोगों को पता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो दुबई में उसका फ्लैट जरूर है। तो कई लोग बोल रहे थे सर आप तो ले लिए हैं, मतलब, तो मैं उनको बताना चाहूंगा अभी मैंने लिया नहीं है, अब ले लेंगे तो जरूर बताएंगे ले लिए हैं करके, उसमें छुपाने वाली तो बात ही नहीं, क्योंकि बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो लेंगे और वो ड्रीम पूरा जरूर होगा, क्योंकि जो बना लिए तो वो पूरा होगा। रही बात कार की, तो जो एक अच्छा सा बिलासपुर में एक लग्जरी घर या बंगला बनाने के बाद एक अच्छा सा कार भी लेंगे आगे चल के, जिसको वहां पे बढ़िया रख सके। क्योंकि यहाँ पे तो अभी जहां मैं रह रहा हूँ वहां पे कार रख दो तो पीछे से स्क्रैच करने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं। आप देखे होंगे कि आपके ड्रीम को पूरा होते हुए लोग नहीं देख सकते, मतलब चलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो हमारी खुशी से ज्यादा लोगों को ये दुख होता है कि भाई इसके पास ये आ कैसे गया। तो बहुत सारी चीजें, आप लोग खुद समझदार हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा आप कमाइए लेकिन किसी को बताइए मत कि आप इतना इतना कमा रहे हो, और जब तक बताओगे नहीं तो लोगों को वैल्यू भी नहीं होता। तो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए, किसको बताना है और किसको नहीं बताना, वो भी हम लोगों को देख करके आगे काम करना है। तो ये दोस्तों हमारे ड्रीम है, और ड्रीम हमेशा आपके मोबाइल के वॉलपेपर में दिखना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपका शॉर्ट टर्म रिसेंटली आपका ड्रीम क्या है। तो वो आप जरूर अपने मोबाइल के फ्रंट पेज में जरूर रखें आप अपने। अब ये ड्रीम पूरा कैसे होता है? सबसे पहले ड्रीम बनाने के बाद आपको क्या करना है, डेडिकेटेड रहना है, डेडिकेशन के साथ फिरना है, पूरे जोश जुनून पूरी ईमानदारी के साथ। पहला डी। दूसरा आर में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ना जुम नहीं ले सकता सर, तो बाकी लोग ले रहे हैं, वो लोग कौन है भाई? वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। और दोस्तों याद रखिए हमेशा, जिम्मेदारी हमेशा मजबूत कांधों को दिया जाता है। और तीसरा है डी आर के बाद आता है ई। ई मतलब एजुकेशन। हमेशा वो एजुकेशन लेने के लिए लगातार सेशन में आते हैं, चाहे वो सुबह का सेशन हो, शाम का सेशन हो, या कोर मीटिंग हो, जहां पे भी हो, एजुकेशन हमेशा लेते रहते हैं और लोगों को भी दिलवाते रहते हैं। और ड्रीम में चौथा जो वर्ड है वो है ए। ए का मतलब एटीट्यूड, हमेशा सकारात्मक सोच। दोस्तों निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए जो निगेटिव बात करते हैं। मतलब कोई अगर मैसेज भी किया ना तो मैं तो फिर उसको क्लियर कर देता हूँ, नेगेटिव न्यूज मतलब कचरा जो है ना दिमाग में डालना ही नहीं। क्योंकि आप जब उसको रीड करोगे ना तो जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा चल रहा है उसको वो नेगेटिव में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। तो उसको उड़ा दो, या तो आप उस व्यक्ति के प्रति फिर निगेटिव हो जाओगे कि ये बंदा ऐसा ऐसा मैसेज कर रहा है।
बहुत सारे लोग टेलीग्राम में मैसेज करेंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप में करेंगे, तो कोई मतलब नहीं। और चौथा है एम का मतलब मोटिवेशन। जब आप ड्रीम बनाते हो तो हमेशा आप अपने आप को मोटिवेट रख पाते हो, और मोटिवेट रहेंगे तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। तो ये ड्रीम पूरा करने के लिए ये सारे चीजें हमको करना जरूरी है। और दोस्तों एक ठोस कारण के साथ हमको बिजनेस करने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहला, अगर हमारे पास कोई रीजन नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन लिखे हुए हैं, जहाँ पे हो सकता है कुछ पॉइंट आपके काम में आ जाए, जिसको हम लोग 1 by 1 रेट करते हैं। कि सबसे पहला है अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा और स्थायी आमदनी के लिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। खुद का आलीशान घर के लिए, जैसे अभी तक हमारे पास क्या 1 करोड़ का बंगला है? नहीं है। 5 करोड़ का बंगला है? नहीं है। तो खुद का आलीशान घर के लिए अपने आप को एक लायक बेटा, लायक भाई, लायक पति और लायक पिता साबित करने के लिए आपका कोई बॉस ना हो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए। तो बहुत सारे लोग अभी मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो मतलब बारिश हो रही है फिर भी उसको ऑफिस जाना है तो जाना है, धूप बहुत जाता है जाना है तो जाना है, ठंडी बहुत जाता है जाना है तो जाना है। लेकिन यहाँ पे आप जाओ चाहे मत जाओ, अपनी मर्जी के मालिक। समय और पैसों की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों के पास समय रहता है तो पैसा नहीं रहता, और कई लोगों के पास पैसा बहुत है तो समय नहीं रहता, कहीं जा नहीं पाते। तो दोनों चीजें यहाँ से हमको मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ताकि आपका बच्चा कभी किसी की नौकरी ना करे, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, बड़े लेवल पे पैसा बना रहे हो, तो फिर आप अपने बच्चे को एजुकेट जरूर करोगे, लेकिन उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिजनेस करेगा। दूसरों की मदद करने के लिए कई बार हम पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन हम लोगों की मदद भी नहीं कर पाते, तो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनका हम मदद कर सकते हैं। जिंदगी की 99% समस्या जो कम पैसों से आती है उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, अधिकतर लोगों के घर में आप देखिएगा या जिससे भी मिलते हैं तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई पैसा नहीं है इसलिए तो करना है। अगर हम करोड़पति रहते तो थोड़ी इस काम करते, चाहे कोई भी काम। क्यों ड्रीम बनाते? ड्रीम नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए अपने को काम करना है। तो 99% की जो समस्या जो कम पैसों से आती है उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमको यहाँ पे काम करना चाहिए, अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ सपने नहीं, सारे सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों। क्योंकि देखिए 2027 2028 में अगर मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता, अगर 1000 रुपए $10 भी अगर प्राइस रहा, ज्यादा की बात नहीं करते, लोग पचा नहीं पाते, तो आप खुद सोचें दोस्तों क्या होने वाले हैं। और तब तक मुझे अच्छे से पता है 99% लोग कॉइन बेच करके निकल ले रहे हैं। वो तो अभी लाइव होगा एक्सचेंज, देखिएगा कैसे बेचेंगे और निकल लेंगे। पैसा वही कमाएगा जो बड़ी सोच के साथ काम करेगा। कर्ज मुक्त जिंदगी जीने और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बहुत सारे लोग जो कर्ज में थे वो लोग कर्ज मुक्त हुए, और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि कहीं पे भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी होटल में रुकने की बात हो, स्टे करने की बात हो, तो हम पहले देखते हैं कि इस होटल का भाई प्राइस क्या है, या भाई क्या खाना है, इसका क्या रेट है। तो क्या खाना है वो हमारा जीप तय नहीं कर रहा है, हमारा पॉकेट तय कर रहा है। किस होटल में रुकना है ये हमारी आंखें या हमारा जो लग्जरीपन है वो नहीं तय कर रहा है, हमारा जेब डिसाइड कर रहा है। तो समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए हमें इस काम को करना चाहिए। दोस्तों लास्ट है, इस व्यवसाय को करने का अपना कोई ना कोई ठोस कारण जरूर खोजिए। आपको फॉल्स टिप्स मिली थी, माइक ऑन है, देखेंगे थोड़ा सा पोस्ट लीडर्स। सर एक बार म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों इस व्यवसाय को करने का अपना कोई ना कोई ठोस कारण जरूर खोजिए, और मुझे उम्मीद है कि इस जो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें से कोई ना कोई पॉइंट हमारे दिमाग को जरूर क्लिक किया होगा, जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये दोस्तों मैं एक वीडियो है जो दिखाना चाहूंगा और एक व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा जिसको हम लोग हमेशा देखते हैं। ड्रीम बिग हमेशा करना है, सेट गोल्स और टेक एक्शन। ड्रीम बड़ा बनाने के बाद गोल को सेट करना है और एक्शन भी करना है, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। जैसे कि इस व्यक्ति को आप लोग देखिए, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, इनका नाम है जॉन गोडार्ड। बाय एज ऑफ 59 ही फुलफिल्ड 119 goals out of 127 goals।
मतलब इन्होंने 127 गोल बनाया था और लिखा था, जिसमें से 109 गोल को उन्होंने कंप्लीट किया और दुनिया के सबसे बड़े गोल अचीवर हैं दोस्तों। तो जब एक व्यक्ति कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले बार के सेशन में हमने एक वीडियो देखा था माइकल फेल्प्स का, जो कि स्विमिंग के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वैसे ये व्यक्ति हैं जिन्होंने 127 गोल लिखा और जिसमें से 109 गोल को पूरा किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या गोल लिखा था और क्या क्या चीजों को पूरा किया। 127 गोल में से सबसे हैरान करने वाला जो उनका जो ड्रीम था, समझिए क्या क्या करने का सोचे थे। क्लाइम माउंट एवरेस्ट, एक्सप्लोर रिवर नील नदी, आप लोग देखे ना वो 6671 किलोमीटर, सोचो उसको तैर करके पार करने का ड्रीम। विजिट ऑल वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, प्ले फ्लूट एंड वायलिन्स, राइट ए बुक, रन 1 माइल इन 5 मिनट्स, 200 पुलअप्स एंड सिटअप्स, अपीयर इन ए मूवी, लर्न टू फ्लाई प्लेन, विजिट द मून। अब पूरा होना नहीं होना अलग मैटर दोस्तों, लेकिन उन्होंने क्या किया, 127 गोल को लिखा प्रॉपर और 127 में से 109 गोल को पूरा भी किया, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े गोल अचीवर है। ये है दोस्तों जीते जागते व्यक्ति का सबूत, और यही चीजें हम लोगों को भी करना है और हमेशा बताया जाता है, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाते। ये तो हो गया ड्रीम की बात, लेकिन अब मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा, एक ऐसी मैडम से मिलवाऊंगा जिन्होंने लास्ट स्टेज में, जहां पे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब मेरा जिंदगी कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग ये सोचते हैं। एक लास्ट जो स्टेज होता है वो होता है आत्महत्या। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सुसाइड करने का सोचते हैं। तो वो जो भी लोग सुसाइड करते हैं उन लोगों को फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि आत्मा भटकते रहते हैं, एक अलग मैटर हो गया। लेकिन वहीं पे दूसरे लोग ऐसे होते हैं, एक होता है जो सारे ना स्थिति को देखते हुए मरने मिटने का मतलब सुसाइड करने सोचता है, और एक होता है सेम परिस्थिति में विपरीत हालात में सारे विषम परिस्थितियों को तोड़ते हुए अपने ड्रीम को पूरा कर लेता है। तो ये सब चीजें हमारे सोच पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखने वाले एक वीडियो, जिस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और ये वीडियो को मैं जब भी मेरे पास समय रहता है मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार हम देख लिए फिर अब नहीं वही वीडियो, नहीं, ऐसा नहीं। आप उस बुक को भी पढ़ेंगे और फिर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो लक्ष्य है आपके नजदीक आता चला जाता है। तो वो मैडम को सैल्यूट है जिनका वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, और ठीक उसी तरीके से हमारे मिस्टर में भी ऐसे बहुत सारे जाबाज सिपाही हैं, खिलाड़ी, उनको भी मेरा सैल्यूट है। जय मिस्टर मिट। और हम लोग उस वीडियो को देखने जा रहे हैं। तो सर मैं एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, वीडियो शेयर होगा और साउंड आएगा तो मुझे एक बार बता देंगे, ओके सारी चीजें। ऑलराइट सर। What is P2P lending? A lender looking to lend money directly to borrower to a secure platform. सर आवाज क्लियर है? Yes sir, clear है सर। ओके। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहां पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं, कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है, तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी, दोनों ट्रेनें निकल गई। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था।
थाई को उठा के दे, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थरों जैसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया, जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरा पैर कुतर रहे थे। मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीजें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊं। लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहां पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा, तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ। वहां पे कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहां पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहां के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ, जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीजें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर, एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने में एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के, अरे अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं, व्हील चेयर है, बैसाखी, या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहां चाह होती वहां राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, उस सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल, दिमाग, अंतरात्मा से ये चीज सोच लिया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगे, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूं, चाहे जितना चीजें मैं बताऊं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था,
परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया, लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहां पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा, तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे। खुशी होती थी, उससे भी ज्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाती क्या हो, बता दो। पैर नहीं है फिर भी कैसे चलते हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। मन वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं, ब्लू और ग्रीन आइस हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1, 2 बार, 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल्ड हो जाता था। आइस थोड़ा टूट के निकलता था तो मैं वहां पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लिमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोर समिट, अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज के लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज्यादा से ज्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहां खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी, क्योंकि
जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोला अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, या आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं भैया चोरी के बाद नया टॉप पे थी। और इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मैं महसूस करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा, कितनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। चिल्ला के मैं बताना चाहती थी। मैंने शेरपा से कहा कि आप एक फोटो खींच लो, क्योंकि सारे लोग फोटो, अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना, वो जो हम कहीं बाहर होते हैं तो पता चलता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, फ्लैग को हल्क किया और बोला फोटो खींचो। बोला पागल हो गई है, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, नीचे चल एक फोटो खींच लो। फोटो खींचा उसने। वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले। 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है। और 8848 की हाइट पे जब मुझे शेरपा, कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना, तो परेशान हो जाएगा, पागल हो चुकी क्या, तुम मर जाए, मैं जा रहा हूँ नीचे। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बनाओ वीडियो। किसी तरीके से मन में 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा, एक अलग कैमरा, कि मतलब एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, प्रॉपर प्लानिंग से। शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी, लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं। मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया, शेरपा से मैंने यही बात बोली, ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, मेरे यूथ तक चला जाता, क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर कैसे यहाँ से मैंने ये चीज, मैंने कभी भी कामयाब होने की मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी, मेरा जुनून बन चुका था, मेरा पैशन मेरा जिद बन चुका था। वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए। और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है तो यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो फाइनली उसने वीडियो बनाया। आप बोल रहे फटाफट अरुणिमा नीचे भागो। जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे, लेकिन 10:55 पे मैंने एवरेस्ट समिट 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं।
जैसे ही मैं नीचे चलना शुरू की, मैंने कहा भाई हाँ चल नीचे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं एवरेस्ट पे। जब मैं नीचे आ रही हूँ, थोड़ा दूर ही मैं नीचे चली थी, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। सिर्फ अंदाजा लगा सकता कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी। मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोला कि रणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन फिर भी तूने किया। मैं चाहता हूँ कि रणिमा जिंदा चल, तू वापस उठ, खड़ी हो। मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। वाकई में दम ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम है। उसके लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता। अगर दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे में पड़ी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन, तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे और वो फटाफट उसको लेके आया, मुझे लगाया। उसने बोला रणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है। वाकई में ऊपर वाला भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था। शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीजों पे भी यकीन करता हो, या पता नहीं भी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं किसी भी चीजों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने, इतना सारा एक्सक्यूज होता। शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है, कोई मुझसे पूछने ना पूछे, ना मेरा परिवार, कोई भी मुझसे मुझे पूछने नहीं आता। लेकिन क्या कभी मैं अपने आप को समझा पाती? कभी नहीं। फाइनली जो भी था, लक भाग्य किस्मत में नीचे आ रही थी। बहुत खुश थी। माउंटेन, डेड बॉडीज, मेरा शेरपा, ये लोग थे। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, अरे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। फटाफट मैंने नीचे हील मार मार के, हम ऐसे हील मार मार के नीचे आ रहे थे। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे। मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट, ऐसे मुड़ नहीं रहा था, ब्लड निकलने लगा था। ये सब याद है मुझे। शेरपा से मैं बोल रही थी कि ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है, अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, कैसा लगेगा मेरे दिमाग में। क्योंकि ये ऐसा मोमेंट, रेड 3 स्टेज होती हैं। रेड मेरा हो चुका था, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ सबसे ब्लड हो। बोला रणिमा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा। प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी हूँ, मेरा ऑक्सीजन चल रहा, बड़े मुश्किल से लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था। शेरपा मेरे आगे है, लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए। गलती उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करे, क्लाइंबर की वजह से या तो अपनी जान वो भी दी, गलती उसकी भी नहीं है। लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। मैंने सोचा क्या करूं अब। रोने अपने आप आंसू कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू को पोंछा और रोप, जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा दूसरे हाथ से, आर्टिफिशियल लेग को, पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे पास यही था। ये तो दूसरा था कि अब कर दो ही चीज थी। पैर को घसीट घसीट चलना शुरू। कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था, उसमें घुसे, पैर को खोला, सही किया, फिर नीचे चला। कैंप 4 टू सबमिट टू कैंप 4 3500 फीट है और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में सबमिट कर लेते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। हर माउंटेनियर, चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी ने ये मान लिया था कि रणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी। हर किसी ने ये चीज मान लिया था। लेकिन मुझे लगता, जब मैं वापस साउथ पोल पहुंची, जब मैं टेंट का जिप खोला, मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहाँ है, हम तो सब सोच लिए थे तू चली गई। हर किसी ने ये बोला था। फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब। लेकिन ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उन सभी को, जितने भी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर बटन क्लिक करें, आप सभी के पास है। और समय भी हो चुका है और बहुत सारे 510 लोग थे, जिसमें से बाकी लोग कहीं काम पे बिजी होंगे या फिर
समय हो गया तो वो लोग निकल गए होंगे, लेकिन अभी 466 फीट थे, फिर अभी धीरे धीरे करते करते 447 तक पहुंच गए। जो लोग पूरा वीडियो को देखे हैं, और ये वो लोग हैं दोस्तों जो एक जगह बैठ के शांति से इस वीडियो को देखे हैं, और जो लोग नहीं देख पाए वो लोग बाद में उसको फिर से देख लेंगे, मुझे पता है। और दोस्तों इस वीडियो से ना बहुत सारे चीज हम सभी लोगों को समझने को मौका मिला होगा, सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीज। और राजेश सनुदे सर ने भी लिखा है रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टोरी, क्योंकि एक होता है बोलना और एक होता है उस चीज को आप महसूस किए। तो हम उस मैडम को सुने जिन्होंने उस चीज को महसूस किया और वो टॉप ऑफ द एवरेस्ट पे थी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो तो मैं हमेशा देखते रहता हूँ, और आप लोग भी देखिए, अपने टीम के साथ देखिए, इसको टीम को भी दिखाइए, बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट एंड जय मिस्टर मिंट दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, लास्ट तक आप सभी बने रहे। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर कि इस मोटिवेशनल वीडियो को हमें दिखाने के लिए। सर कभी कभी एक छोटी सी एक्सप्रेसिव स्टोरी भी वो काम कर जाती है जो बड़े से बड़े लेक्चर भी नहीं कर पाते सर। तो यही स्टोरी हमें याद दिलाती है कि अगर सोच बड़ी हो, ड्रीम क्लियर हो और एक्शन कंसिस्टेंट हमारे होते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। तो अगेन सर थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया और ये सब चीजें हमारे सामने दिखाई। दोस्तों आज के इस कॉल को यहीं पे क्लोज करते हैं। अपने साथ ये लर्निंग लेकर जाइए और अपने इसे एक्शन में शामिल करें, और शाम के अपॉर्चुनिटी कॉल को मिस मत कीजिए। मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करें ताकि वो अपने ड्रीम को भी पूरा कर सके। तो थैंक यू सो मच सर।